नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर। और प्यारे बच्चों, नीट यूजी 2026 खासकर हिंदी माध्यम के लिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लगता है ऐसा कि सर हो नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा लगता है उनको कि कोई एग्जाम में बैठेंगे तो हो नहीं पाएगा। उसमें से नीट भी एक ही है और उसी को ही क्रैक करवाने के लिए आरडब्ल्यू ने आपका प्रवेश 2.0 बैच स्टार्ट कर दिया है। 28 मई से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू था और आज है 9 जून प्यारे बच्चे। आज इसकी पहली डेमो क्लासेस, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपको डेमो के रूप में मिलेगी। 3 क्लास डेमो में, यानी कि 9 जून, 10 जून और 11 जून को। तो ये डेमो नंबर 1 है आपके प्रवेश 2.0 बैच के लिए। केमिस्ट्री, आज केमिस्ट्री में मैं और राम सर मेरे तुरंत बाद जस्ट आएंगे। ठीक है, तो कंपाइल होकर ये डेमो का जो टाइम है, मैं डेमो का टाइम ही बताऊंगा। ऐप के अंदर ये टाइम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2 वो हम डेमो 3 में बताएंगे। जब आपका वो स्पेशल केस जिन बच्चों ने बैच ले लिया है उनको पता चले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए, तो आज भैया डेमो 1 में बेसिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। अब कहोगे सर नीट में बेसिक केमिस्ट्री का क्या रोल है। मैं बताता हूं क्या रोल है। समोसे के साथ चटनी आती है ना, है ना, चटनी हटा दो, बस आपको समोसा पकड़ा दिया जाए, कैसा लगेगा। समोसा ऐसा लगेगा जैसे अरे ये तो घर में रोटी सब्जी की तरह लग रहा है। वो चटनी है बेसिक। और जब वो चटनी में डुबो कर खाओगे ना, जब केमिस्ट्री आप नीट की पढ़ोगे बेसिक के साथ, तो आपको ऐसा लगेगा वाह, मजा ही कुछ और है। क्योंकि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता ना, वो कभी यूनिट पे अटक जाते हैं, कभी कैलकुलेशन पे अटक जाते हैं, कभी किसी थ्योरम पे अटक जाते हैं, कभी किसी न्यूमेरिकल पे अटक जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री यहां से हम शुरुआत करेंगे। और बेसिक केमिस्ट्री में आप ये देखोगे कि आपके चैप्टर्स भी लगातार कंप्लीट होते जा रहे हैं। क्या बेसिक केमिस्ट्री से या फिर फंडामेंटल केमिस्ट्री से नीट में क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल जी, क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जी ये तो चैप्टर था, ये बेसिक केमिस्ट्री तो थी नहीं। चलिए फटाफट सभी बच्चे आ जाइए एक बार। और मैं आपको पहले ये बता दूं, बैच की डिटेल बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों। यहां पर है प्यारे बच्चों आज 9 जून, और 9 जून से ही क्लास स्टार्ट करने का हमने वादा किया था। 1199 का ये बैच था जो 2199 को कट करके कर रखा था। तो ये वाला प्राइस तो आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 1199 में भी आप इसको कम से कम प्राइस में ले सकते हो। 960 रुपए में इसको पूरा बैच कंप्लीट ले सकते हो, जिसमें आपका डीपीपी डेमो 3 के बाद से आपका डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगा ऐप के अंदर। ठीक है, उसके बाद वर्कशीट, आपकी लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, पीडीएफ, 2 तरीके की मॉक टेस्ट आपको मिलेगा संडे टू संडे, कंप्लीट मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर के साथ आपका पूरा का पूरा ये काम होना है। यहां पर एक बात, डीपीपी ऐड कर लीजिए और वर्कशीट यहां पर आपको मिलेगी। वर्कशीट हर एक चैप्टर की पूरी आपके 150, 100, 200 क्वेश्चन चैप्टर के हिसाब से। चलिए, तो यहां पर आप इसको 960 में ले सकते हैं। तो 9, 10, 11 जून, अगर आप कहें कमेंट करके जी सर इसकी टाइम बढ़ा दो, ये जो कूपन कोड आप लगा रहे हैं नीट 20 वाला, 20% ऑफ 960 रुपए में, तो इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स के बेसिस पर। ठीक है, कि जी आगे रख देते हैं कि सर आगे का टाइम बढ़ा दो, हम बाद में हम पैसे अरेंज करेंगे, कुछ जो भी आपका इशू होगा तो कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए, इस बैच को लेना कैसे है एक बार मैं बता दे रहा हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस को। देखो, बैच लेना बड़ा आसान होता है, खासकर रोजगार विद अंकित पर। जब आप जाओगे आरडब्ल्यू ऐप पर, यानी कि रोजगार विद अंकित ऐप पर जाओगे, तो प्यारे बच्चों यहां पर ट्यूशन सेलेक्ट कर लेना। ये 3 लाइन आपको दिख रही है, इसके साइड में एक निशान होगा एरो साइड का, यहां पर ट्यूशन सेलेक्ट कर लेना। ट्यूशन सेलेक्ट करने के बाद पेड क्लासेस में जाइए, ऑल कोर्सेस में जाइए, आपको प्रारंभ 2.0 नजर आएगा, नीट वाला बैच। आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन कोड जरूर अभी लगा देना, नीट 20। ये 960 रुपए में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट 960 में कंप्लीट। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं टाइम टेबल का और बता दूं, अभी डेमो का जो टाइम है ये ऐप पर अलग होगा, ध्यान रखना, ऐप पर अलग अलग क्लासेस चलेगी। डेमो जो 3 दिन चल रहा है, 9, 10, 11 जून को जो डेमो चल रहा है, इसमें केमिस्ट्री का है 10 बजे सुबह, फिजिक्स का है 4 बजे शाम को, और बायोलॉजी का है 6 बजे। ये आपको यूट्यूब पर फ्री डेमो 3 आपको मिल रहे हैं। उसके बाद ये ऐप पर शिफ्ट होगा और ऐप का टाइम अलग हो जाएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लें। सिलेबस देखो, सिलेबस बहुत मायने रखता है। नीट में एनटीए सिलेबस डिजाइन करता है
और एनटीए उसमें कि पेपर का लेबल कैसा होना है, पेपर का लेबल आसान है, हार्ड है, कितने क्वेश्चंस रखने हैं, क्वेश्चन के सेट कैसे रखने हैं, वो सब एनटीए का काम है। ठीक है, तो नीट में जब हम सिलेबस की बात करेंगे नीट 2026 के, तो हिंदी इंग्लिश माध्यम का सिलेबस एक जैसे ही, बस फर्क किसका पड़ता है, बाइलिंगुअल का पड़ता है। जैसे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसमें 11th 12th को मिक्स करके नीट का सिलेबस बनाया गया और उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रखे गए हैं, ध्यान रखना। परमाणु संरचना, ये चैप्टर्स के नाम है, यूनिट्स के नाम है। रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, रासायनिक बलगति की रासायनिक ऊष्मागति की 11th क्लास का है। विलयन, ये 12th क्लास में बच्चे ताजा ताजा पढ़कर आए होंगे। साम्य अवस्था आपका रिडॉक्स वाला, और विद्युत रसायन, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। रासायनिक बलगति की या रासायनिक गति की, ये सारे चैप्टर्स आपको 11th और 12th में देखने के लिए मिले होंगे। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उपसहसंयोजक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण और लक्षण, यानी कि जो 11th क्लास से अगर हम शुरुआत करेंगे तो वहां से आपको ये इसका बेसिक मिलेगा। इसके अलावा कार्बनिक रसायन विज्ञान की कुछ मूल सिद्धांत, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन वाले, वही हेलोएल्किन वाले, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑक्सीजन युक्त का मतलब एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन सब इसी में ही है। जैव अणु और प्रैक्टिकल रसायन विज्ञान से संबंधित सिद्धांत, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ जी पूछे जाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वाले भी। ओके जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये वाला बैच ज्यादा से ज्यादा प्रेफर है 12th वाले बच्चों को, और जो जिन बच्चों ने ड्रॉप किया है, ये वाला बैच प्रवेश 2.0 बैच जो 12th में, और जो ड्रॉप कर रहे हैं या जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो नीट का, उनके लिए है। 11th क्लास वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं, लेकिन उनको स्ट्रगल ज्यादा करना होगा, क्योंकि 11th का पार्ट भी चलेगा, 12th का पार्ट भी चलेगा एक टाइम पर, तो आपको 12th भी साथ साथ करनी पड़ेगी जो बच्चे 11th में हैं। और अगर अभी से ही तैयारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चे सोचते हैं कि 12th कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपना 2 महीने तैयारी करूंगा, 2 महीने में बेटा नीट क्रैक नहीं होता। ठीक है, चलिए, और अगर नीट पे कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। अब चलो शुरुआत करते हैं। डेमो 1 है हमारा, और सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दे, डेमो को शेयर कर दे, जिससे कि उन बच्चों को फायदा मिल जाए जो हिंदी माध्यम से हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा भी फंडामेंटल नहीं जाना, बहुत ज्यादा भी बेसिक नहीं जाना, आपको उतना करना है जितना नीट से टच होकर काम हो और जितना आप समझ सके। चलिए, सबसे पहले हम मटेरियल की बात करेंगे, पदार्थ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश में भी लिखता रहूंगा जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे। सब्सटेंस, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, जिसके अंदर वेट हो और जो अपना जगह घेरता हो। लेकिन बात क्या आती है कि पदार्थ जो होते हैं वो कितनी वैरायटी के होते हैं। अगर मैं पदार्थ की बात करूं तो यहां पर हमारे पास 2 कैटेगरी है, जिसका भार हो, जिसका वजन हो। आप अपने रूम के अंदर किसी पदार्थ का नाम बताना जिसका भार हो और जो स्थान घेरता हो। एक पदार्थ का नाम बताइए जो स्थान घेरता हो। पॉइंट टू पॉइंट चलना है, बेसिक समझते हुए चलना है। किसी एक पदार्थ का नाम बताएंगे जी, बुक, ओके, तो वो पदार्थ है, सही बात है, जिसका भार हो और जो स्थान घेरता हो, उसको हर एक चीज को पदार्थ कहेंगे। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या गैस पदार्थ है? सोच समझ के बताएं। एक सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरी है, और जब गैस भरी होती है तो सिलेंडर वजन हो जाता है, भारी हो जाता है। कोई खाली सिलेंडर है, उसका वजन कुछ और होता है, भरा हुआ सिलेंडर, उसका वजन कुछ और होता है। तो क्या गैस पदार्थ है, सब्सटेंस है? तो गैस से पूछा मैंने, हाँ जी गैस बाबूजी, सब्सटेंस हो, पदार्थ हो? तो गैस कहता क्यों पदार्थ नहीं, हम पदार्थ है। हम देखो हमारा खुद का वजन है, खाली सिलेंडर का वजन हल्का था, जब हम भरे उसके अंदर तो बढ़ गया। अच्छा, तो तुमने कौन सी जगह घेरी? सिलेंडर के अंदर की जगह ना घेर ली मैंने, तो पदार्थ है। तो ये 2 पॉइंट पे काम होता है, जिसका भार हो और जो स्थान घेरता हो। मुझे कमेंट करके बताना, अगर चंद्रमा पर मैं इस पदार्थ को ले जाऊं तो क्या पदार्थ को पदार्थ कहेंगे? चलिए, अब पदार्थ तो होते कितनी वैरायटी के हैं? ये 2 तरीके के हैं। अगर इनको प्योर स्टेट पे देखें तो, अवस्थाएं की बात नहीं कर रहा मैं प्योर लेवल की बात कर रहा हूं। जैसे घी लेने जाते हो तो लोग कहते हैं कि जी देसी गाय का बिल्कुल शुद्ध घी है, अरे वाह मजा आ गया, कितने रुपए किलो? इतने रुपए किलो है।
अच्छा ये वाला घी ये सस्ता है, ये क्यों सस्ता है? ये मिलावटी है। जब भी आप कोई चीज देखोगे ना तो उसको मिलावट के हिसाब से भी देख सकते हो कि इसमें मिलावट है या नहीं है, प्योर है या नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे सर? ऐसे तो पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारे नाम हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये मिलावटी है या मिलावटी नहीं है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो ये मिलावटी नहीं है, ये क्या है? प्योर है। यानी कि जिसका फॉर्मूला हो गया वो प्योर हो गया, और जिसका कभी फॉर्मूला नहीं बन सकता वो इम्प्योर हो गया। आप कहोगे हैं ये तो पहली बार सुना है, आइए समझते हैं। मुझे बताओ, दूध, आप कोई पूछे दूध का फॉर्मूला है क्या, तो आप क्या कहोगे? दूध का फॉर्मूला है? तो किसी ने दूध का फॉर्मूला नहीं सुना? नहीं, मैंने भी आज तक नहीं सुना। दूध का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं होता। तो दूध क्या होगा? प्योर होगा या इम्प्योर होगा? शुद्ध है या शुद्ध है? यानी कि मिलावटी है या नहीं मिलावटी? तो दूध मिलावटी है, मिश्रण होता है। दूध कभी शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब कहोगे जी हाँ ऐसे कैसे, हमारे यहां तो दूध प्योर मिलता है। वो प्योर अलग स्थिति है, वो उस लेवल पे प्योर बोलते हैं कि इसमें आपने पानी वानी नहीं मिलाया। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो दूध का फॉर्मूला नहीं है, और दूध का फॉर्मूला नहीं है तो वो क्या होता है? मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। और यही ट्रिक है, आप पूरी केमिस्ट्री में लाखों पदार्थ के बारे में बता सकते हो। अच्छा सर ऐसे तो हवा का भी फॉर्मूला नहीं है, तो क्या हवा भी मिश्रण है? हाँ जी। अच्छा सर पत्थर के फॉर्मूले नहीं होते, पत्थर मिश्रण है? हाँ जी। कांच का फॉर्मूला नहीं है सर, तो कांच क्या है? मिश्रण है। तो चलो बताओ NaCl क्या है, यानी कि नमक। मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए अब मैं यहां पर 2 पॉइंट कैटेगरी रखूंगा। एक तो होता है प्योर, शुद्ध, जिनके फॉर्मूले या सिंबल होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनका कोई सिंबल हो या कोई फॉर्मूला हो। ध्यान रखना, जिसका कोई सिंबल हो, संकेत हो या सूत्र हो, कोई सा भी। आवर्त सारणी में किसी का भी संकेत उठा लो। Fe लोहा, सोडियम Na, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca, संकेत है शुद्ध पदार्थ में। फॉर्मूला NaCl, H2O, CO2, इनके फॉर्मूले हैं, शुद्ध में जाएंगे। लेकिन जिसका फॉर्मूला बन ही नहीं सकता, आप चाहकर भी नहीं बना सकते, उसको मिश्रण कहेंगे। मुझे बताओ चाय क्या है? और एक क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिलावटी, कुछ ना कुछ इसमें अलग पलग करके मिला रखा है, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पॉइंट्स कवर करते रहिएगा साथ साथ में, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर ट्रिक भी इस्तेमाल करूंगा। मैं ट्रिक क्या इस्तेमाल करूंगा कि जिसका संकेत होगा, ट्रिक क्या होगा? संकेत हो या सूत्र हो। संकेत का मतलब सिंबल, संकेत या सूत्र होना चाहिए। संकेत या सूत्र होना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा तो आप उसको शुद्ध वाली कैटेगरी से बाहर कर दो, होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये है ट्रिक, और इसका फॉर्मूला नहीं बन सकता। इसका ट्रिक क्या है? इसका फॉर्मूला नहीं बन सकता। सूत्र या संकेत, सूत्र नहीं बन सकता, सूत्र नहीं बन सकता है। ये पैटर्न आप याद रखें। अच्छा, अब अगर इसको हम डिवाइड करके देखें तो दो स्थिति है, यानी जो प्योर वाले होते हैं, प्योर वाले को दो बोलते हैं। टी क्या है? मिक्सचर है। ओके सरकार, ये प्यारे बच्चों बेसिक केमिस्ट्री है, इसको आप किसी भी चैप्टर से जोड़ सकते हो, बेसिक है। चलिए, अब जो शुद्ध पदार्थ है ये कितने हैं? इसको दो वैरायटी में बोलते हैं। जिसका संकेत होता है, सिर्फ सिंबल होता है, उसको कहते हैं तत्व। उसको क्या कहते हैं? तत्व। तत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो कुछ इंग्लिश भी आप साथ साथ करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी में ही आपको करना है, आप इसको देखते रहें। ठीक है, जिसका सिर्फ और सिर्फ संकेत होता है। संकेत कौन सा? मतलब आवर्त सारणी वाला। वही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आप बताओ और कितने जानते हो? तो जिनके सिर्फ और सिर्फ संकेत होते हैं, जो सिर्फ एक ही वैरायटी का होता है। पोटेशियम है तो पोटेशियम ही है, सोडियम है तो सोडियम ही है, उसके साथ और कुछ ना लगा हो। आयरन है तो आयरन है, कैल्शियम है तो कैल्शियम है,
हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है। जो सिर्फ एक ही वैरायटी के सिंबल रखता हो, उसके साथ कोई दूसरा सिंबल नहीं मिलाया गया हो, उसको तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बनता हो। तो ये सिर्फ क्या होता है, संकेत के, केवल एक प्रकार के परमाणु, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु यहां पर सबसे छोटी यूनिट, कण, केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, होते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है, Fe हो गया है। इसमें सिर्फ आपको एक ही प्रकार के संकेत नजर आएंगे। इसके साथ कोई दूसरा मर्ज नहीं किया गया होगा, दूसरा कनेक्ट नहीं किया होगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। लेकिन दूसरी वैरायटी की अगर मैं बात करूंगा तो इनका भी सूत्र होता है, इनके सिर्फ संकेत होते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ संकेत, सिर्फ क्या होते हैं, संकेत होते हैं। इनका फॉर्मूला नहीं होता, ये सिंबल पे काम करते हैं। फिर दूसरी वैरायटी कौन सी है, कोई बच्चा बता सकता है कि शुद्ध वाले में कौन से होते हैं? फिर ऑक्सीजन को यौगिक क्यों कहते हैं? ऑक्सीजन यौगिक ही नहीं है, ऑक्सीजन तत्व होता है बेटा। किसने कहा ऑक्सीजन यौगिक है? ऑक्सीजन यौगिक नहीं होता, ऑक्सीजन तत्व होता है। सिर्फ ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाए तो पूरा एक फॉर्मूला बना सकता है। जैसे H2O, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन भी है, तो वो यौगिक होगा। ठीक है। और दूसरी वाली वैरायटी कौन सी है? यौगिक होगी। ठीक जी। प्रवेश 2.0 बेटा यूट्यूब पर स्पेशल क्लास चलेगी सिर्फ। तो ये क्या होगा, यौगिक। ये होगा कौन सा, यौगिक, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इनके फॉर्मूले होते हैं और ये एक से ज्यादा परमाणु से बनते हैं, अलग अलग, केवल एक ही प्रकार के परमाणु, और उसमें भिन्न भिन्न परमाणु से बनते हैं। ये कौन से? भिन्न भिन्न परमाणुओं से बनते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं से बनते हैं। तो इनका क्या होता है, सूत्र होता है। मुझे एक दो सूत्र बताओ और नाम बताओ जिसमें कि मैं बता सकूं कि कौन कौन से यौगिक होते हैं। इनके क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ये सूत्र से जाने जाते हैं। और ये इनका जो सूत्र होता है क्या होता है, निश्चित होता है। सूत्र क्या होते हैं इनके, निश्चित होते हैं, फॉर्मूला निश्चित होते हैं। चलो बताओ, 5-6 नाम बता दो, मजा आ जाएगा। निश्चित सूत्र होते हैं, ध्यान रखना, फॉर्मूला बदलता नहीं है। कभी सुना है H2O की जगह H5O आ गया हो? कभी CO2 की जगह पर मैंने CO4 पढ़ा हो? फॉर्मूला वैसा का वैसे ही होगा। तो छोटे बच्चों को पता है कैसे याद करवाते हैं? जैसे आ गया कोई केमिस्ट्री की टीचर, छोटा बच्चा है, हाँ जी यौगिक बता, लप्पू लप्पू कहेगा हाँ जो परमाणु के निश्चित अनुपात से बनते हैं उसको यौगिक कहते हैं। अब लप्पू को पता ही नहीं कि यौगिक है क्या। अगर 5 एग्जाम्पल पूछ लिए ना, लप्पू बर्बाद। फिर लप्पू बैठता है नीट देने के लिए, फिर वो रटा रटाया वही परिभाषा कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक वो होते हैं जो परमाणु के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। ठीक, वो बच्चे कभी काम के नहीं है, वो बच्चे कभी काम के नहीं है जो ऐसे रट्टा मारते हैं। पूरी केमिस्ट्री में ध्यान से सुनना, बुक 1 बुक 2 आपके पास जो भी है, पूरी केमिस्ट्री में जिनका फॉर्मूला बन गया निश्चित, फिक्स, ऐसा नहीं कि कहीं 5 लगा दो, 4 भी लगा सकते हो, 1000 भी लगा सकते हो, ना ना ना, फिक्स फॉर्मूला जिनका है उनको यौगिक कहते हैं। बात खत्म। हाँ, एक बात और, परमाणु भार मिलाकर अणु भार 17 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 17 से कम है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अणु ही बोला जाता है। 17 से कम अणु भार का नहीं हो, यह कंडीशन है। ठीक है, वो मैं बाद बताऊंगा। भिन्न भिन्न परमाणुओं से बनते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे H2O हो गया है, इनके फिक्स फॉर्मूले होते हैं और अलग अलग इसमें आपको परमाणु दिखाई देगा। देखो ऑक्सीजन का दिख रहा है, हाइड्रोजन का दिख रहा है, कार्बन का दिख रहा है, ऑक्सीजन का दिख रहा है, GNaCl भी हो सकता है, GH2S भी हो सकता है, और भी आपको जो याद है मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो अलग अलग इसमें आपको नजर आएगा, एक ही प्रकार का नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलो मुझे बता सकते हो क्या ये यौगिक है O2? क्या O2 यौगिक है? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ध्यान रखना, भिन्न भिन्न परमाणुओं से अलग अलग परमाणु लगने चाहिए।
अलग अलग परमाणु लगने चाहिए। O2 को अणु बोलते हैं, इसको हम यौगिक नहीं बोलते। ठीक है, इसको हम यौगिक नहीं बोलते। बहुत बढ़िया। चलो मैं एक बात पूछूं आपसे, क्या हम इसको कैल्शियम को यौगिक कह सकते हैं? क्या कैल्शियम को हम यौगिक कह सकते हैं? जल्दी से मुझको बता दो सरकार, फटाफट। क्या हम कैल्शियम को यौगिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो कैल्शियम को क्या कहेंगे फिर? अच्छा, कैल्शियम तो सर एक संकेत है, हमारा पागल बना रहे, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो कैल्शियम को हम तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज देयर इज द पर्टिकुलर वन सिंबल, वन यूनिट सिंबल। ये सिर्फ एक संकेत है। हां, इसके साथ अगर मैं कुछ दूसरा तत्व मेंशन कर दूं, दूसरा तत्व लगा दूं, तो दैट विल बी कंपाउंड। वो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे बेसिक कवर करते हुए चलना है, और देखना उसके बाद कैसे पटरी पर आ जाओगे, आप खुद गाओगे सर वाह मजा आ गया। अगर मैं बात करूं किसकी? अशुद्ध की, अशुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ में तो आपको पॉइंट दिख गए, दो होते हैं, आपको इससे पता चल गया। अशुद्ध पदार्थ में होता है, अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है? मिश्रण, है ना? कभी वो नमकीन खाई है, मिक्सचर नमकीन, मिक्सचर नमकीन खाई है? मिश्रण, उसमें देखो काजू भी पड़ा होगा, मूंगफली भी पड़ी होगी, उसमें दाल पड़ी होगी और बेसन पड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मिश्रण होता है। अगर कोई कहे ना कितने काजू निकले, अच्छा कितने मूंगफली निकले, कितनी दाल निकली, पगला जाओगे, क्या पूछ रहा है, पता नहीं, कोई फिक्स थोड़ी ना है, कितने भी आ सकते हैं। मिश्रण में फिक्स नहीं होता, इसमें कभी भी निश्चित अनुपात होता ही नहीं है। कितने भी कुछ भी मिला दो, जैसे चाय बनता है, कभी चीनी ज्यादा हो जाती है, कभी चाय ज्यादा हो जाती है, हमें क्या मतलब, निश्चित थोड़ी ना होता है, कुछ भी डाल दो। तो यहां पर क्या होता है भैया? मिश्रण, मिश्रण को ही कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर बच्चों को ज्यादा पता होता है, मिश्रण कम पता होता है, क्योंकि मिक्सचर नमकीन खूब बिकती है। मिश्रण, ठीक है। अब यहां जो मिश्रण होता है ना, इसका कोई सूत्र नहीं होता, ध्यान रखना इस वाली बात का, एक जगह पॉइंट जरूर कर देना, एक जगह पॉइंट जरूर कर देना, ठीक है। मिश्रण, अब मिश्रण होता कितनी वैरायटी का है, यह हमें देखना है। मिश्रण होता कितनी वैरायटी का है? अब मिश्रण में एग्जाम्पल दूध, आपका खून, ब्लड, ये हवा, ये सब मिश्रण ही है, इसका कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है। ठीक है। अब मिश्रण होता है, एक तो होता है समांगी, एक होता है समांगी मिश्रण। ठीक, इसको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है, एक साथ मिला दोगे अच्छे से मिल जाएगा। देखो नाम से देखना, समांगी, सम अंग, सम अंग, एक जैसी चीजों को मिला दो, अच्छी तरीके से मिला दो। समंग एक जैसे हैं तो अच्छी तरीके से मिलेगा, सोच के देखो। दो दोस्त हैं, सोच के देखना, दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त समांगी, समांगी का मतलब एक जैसे हैं, होमोजीनियस। आएंगे बैठेंगे, दिन दिन बीत जाएगा, रात भर हो जाएगी, बैठ के बातें करेंगे, घूमेंगे, मजा आता रहेगा, उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जो दो दोस्त पक्के दोस्त होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको अलग करना मुश्किल होता है। ऐसे समांगी मिश्रण होता है, अच्छे से घुल मिल जाते हैं, अलग नहीं हो पाते। अच्छा, तो फिर सर एक ऐसा भी तो होता होगा विषमांगी, जो दोस्त लालच से जुड़ा होता है, विषम अलग अलग है। एक सोच रहा है यार मैं तो इसका फायदा कर दूं, एक सोच रहा है कैसे भी इसके पैसे छीन लेता हूं, पैसे झड़प लेता हूं। उनको अलग करना बड़ा आसान है, किसी ने उठा के पोल पट्टी खोल दी, दे भाई तेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है, गया वो। तो समांगी मिश्रण जो अच्छे से मिल जाए, पता ही ना चल पाए अरे भैया ये इसमें क्या डाल रखा है, इसको तो अलग करना बड़ा मुश्किल है। अलग हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुश्किल होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है विषमांगी। दूसरा कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। इसको अलग करना आसान है। जैसे बताना, मैंने पानी के अंदर डाल दिया तेल, सोच के देखना बड़े आराम से, पानी के अंदर तेल डालकर मिक्स कर दिया। अब देखो यहां से मैं कनेक्ट करूंगा, पानी के अंदर तेल डाल के मिला दिया, थोड़ी देर बाद रख दिया, बताओ समांगी मिश्रण है विषमांगी है? सोच के देखो बड़े आराम से, बड़े आराम से सोच के देखो, आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा पॉइंट। पानी के अंदर तेल, क्या मैं इसको बहुत अच्छे से मिला सकता हूं?
आप खुद जान जाओगे। मम्मी जी से पूछ लो अभी, नहीं तो हैंड टू हैंड मम्मी जी बता देंगी कौन सा है। इसमें इतना ज्यादा बेसिक पे भी नहीं जाना। मम्मी जी से पूछ लो, वो बता देंगी। पानी के अंदर तेल कभी मिलता होगा? है, पूछ के देख लो, यही आंसर आएगा। ये होता है विषमांगी मिश्रण। ले चलो एक बात पूछूं। पानी के अंदर नमक, पानी के अंदर नमक मैंने घोल दिया, बताओ। पानी के अंदर अगर मैंने नमक घोल दिया और किसी को पकड़ा दिया, ले देख कर बता क्या है। क्या है यार, क्या डाल रखा है, सब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, धुंधला धुंधला सा हो रहा है बस। नहीं बता पाओगे। अब कहोगे पानी से नमक अलग कर दो, लो आफत आ गई। पानी से नमक अलग कैसे कर दूं? गर्म करना पड़ेगा, आसवन करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, बवाल करना पड़ेगा, वो समांगी मिश्रण है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और, आप ही बताना, ठीक है? और मैं तब तक इसका नाम लिख दूं। समांगी मिश्रण को बेटा विलयन बोलते हैं। समांगी मिश्रण को एक नाम से जाना जाता है विलयन, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, 3 दिन बेटा ये यूट्यूब पर शो होगी, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद ये ऐप पर जाएगी। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। देख लो दोनों के नाम, शायद ये बहुत कम बच्चों को पता होती है। विलयन को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन बोलते हैं। इसको अलग किया जा सकता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बता दो सर। जैसे मिश्र धातु, मिश्र धातु जैसे तांबा, स्टेनलेस स्टील, नमक पानी, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। अच्छा, हवा, क्या वायु भी समांगी मिश्रण होता है? हाँ जी, हवा। यह आसानी से मिल जाती है, अलग करना बहुत मुश्किल है, हवा से गैसों को अलग करना बहुत मुश्किल है। नमक का घोल, ये विलयन होते हैं सारे, नमक का घोल। अच्छा, तो क्या विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल दे पाओगे? दूध बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूध में क्या होता है? पानी और घी यानी कि वसा। इसी वजह से दूध के अंदर से लोग दही जमाकर तेल अलग कर लेते हैं, वसा अलग कर लेते हैं। ठीक, दूध। कोलाइडी का मतलब होता है जिनके पार्टिकल यानी कि कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इनसे जिनको अलग किया जा सकता है उनका नाम दिया गया कोलाइडी। दूध, इसमें क्या होता है? पानी और घी होता है, पानी और घी मिलते नहीं है। कभी ओरिजिनल देखा होगा दूध, तो उसके अंदर वो घी दिखाई देता है। उसको लोग क्या करते हैं, मम्मी जी से पूछ के बताओ। उसको लोग क्या करते हैं? पहले दही बनाते हैं, ठीक है, दही बना लिए। दही को फिर ऐसे 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 कौन सा बल लगाते हैं मुझे बता देना। ऐसे ऐसे रस्सी चलाते हैं ना, या वो ग्राइंडर से चलाते हैं, उसमें से फिर घी अलग कर देते हैं। कितना आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि पानी अलग कर दिया, जिसको छाय मट्ठा ये सब बोलते हैं ना, और घी अलग कर दिया, तो वो कोलाइडी विलयन है, दूध। अच्छा, और क्या? हमारे अंदर का खून है, हमारे अंदर का जो रक्त होता है, खून, ये भी कोलाइडी विलयन है, इसको भी अलग कर सकते हैं। हाँ जी, वो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं, कोहरा इसमें ही आता है। ठीक है जी, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपकी रीचेकिंग के लिए एक बात पूछ लूं, रीचेकिंग जल्दी से बताना। रीचेकिंग जल्दी से बताएं। पॉइंट नंबर 1, कांच का सूत्र नहीं होता, कांच का निश्चित सूत्र नहीं है। वैसे तो सूत्र बनाना चाहो तो बन जाते हैं, कांच का निश्चित सूत्र नहीं है। तो बताओ कांच को आप किस नाम से जानोगे? तत्व यौगिक मिश्रण। दूसरा मैं पॉइंट पूछूंगा, साथ साथ कवर करते रहेंगे। बेसिक समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, ज्यादा अच्छा होगा। फिर मैं एक पूछ रहा हूं, सीजियम अगर आपने सुना होगा, सीजियम सबसे धनात्मक तत्व है, सबसे धनात्मक धातु है। ठीक, सीजियम जिसका संकेत है CS, ये किस नाम से जाना जाएगा? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या आप मुझे बताते रहेंगे, या आप मुझे बताते रहेंगे। ठीक है, रीचेकिंग करना बहुत जरूरी है जिससे कि आप बता पाए। ठीक, जिन पदार्थों को
अलग करना मुश्किल है, मुश्किल है, वह आपस में घोलना आसान है, वह आपस में घोलना आसान है, उसको क्या कहा जाता है, कौन सा मिश्रण कहा जाएगा? घोलना आसान है। ठीक है, ये 3 पॉइंट मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे चेक करते हैं, फिर हम परसेंटेज वगैरह निकालना सीखेंगे अलग अलग कैटेगरी में। जी, ये क्लास टोटल 2 घंटे के आसपास की जाएगी, 1 घंटे के आसपास मैं और 1 घंटे के आसपास राम सर डेमो के रूप में लेंगे। जी ठीक, चलिए जरा चेक कर लें तीनों पॉइंट, अगर आपके किसी भी पॉइंट में गड़बड़ी हो रही है तो आप उसको फिर से देखना। अगर तीनों पॉइंट आप बताते चल रहे हैं, जो भी पॉइंट मैं पूछता आ रहा हूं, तो क्लियर है। कांच का कोई सूत्र नहीं है, कांच का कोई फॉर्मूला फिक्स भी नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मिश्रण होता है। ठीक है, इसको नकली ठोस कहा जाता है। सीजियम की बात करेंगे तो देयर इज द ओनली वन सिंबल, ये एक सिंबल है, इसके साथ कोई दूसरा सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, कोई सूत्र पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो सीजियम क्या हो गया? एक तत्व हो गया, यानी कि एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, जिन पदार्थों को अलग करना मुश्किल, अच्छा अलग करना मुश्किल है किससे? मिलाने के बाद वह आपस में घोलना आसान है, उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। एक जैसे दोस्त, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है, ये भी मुझे बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, और ये मत सोचो कि बेसिक केमिस्ट्री है तो हमें बेसिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, सारी केमिस्ट्री ही आपको ऐसे समझ में आएगी, पूरा का पूरा आप क्वेश्चन कर डालोगे। जी, तो समांगी मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? विलयन के नाम से जाना जाता है। विलयन, विलयन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, है ना? इंग्लिश वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? उत्तर, आंसर, हल। चलिए जी, अब बात करते हैं कि क्या ये पदार्थ अलग अलग वैरायटी के होते हैं, फिर हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से चलेंगे, परमाणु भार के हिसाब से चलेंगे। चलो जी, लो जी, पदार्थ की अगर अवस्थाओं की बात करें, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अवस्थाएं का मतलब समझते हो? किस किस रूप में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो, ये लिक्विड है, द्रव, मैंने इसमें उंगली ऐसे घुमाई, इसके आकार बदलने लग गया, जबकि वेट तो इसके पास भी है, भार इसके पास भी है, भार के साथ साथ ये जगह भी घेर रहा है। अच्छा, इसके अंदर इतने हिस्से में गैस है, और ये जो कांच है ये ठोस है। अच्छा, मतलब मेरे हाथ में तीनों ही है। सोच के देखो, एक आधा भरा पानी का गिलास, ये तीनों चीज रखता है। ये गिलास ठोस, इसके अंदर जो पानी है लिक्विड, यानी कि द्रव, और जो ये स्पेस है जिसके अंदर हवा है, गैस है, वो गैस के रूप में है। सोच के देखो, आप तीनों पदार्थ की अवस्थाएं लेकर बैठे हो, तीनों पदार्थ की अवस्थाएं लेकर बैठे हो। ठीक, आप सोच के देखो, आप सोच के देखिए कि पदार्थ की अवस्थाएं तीन तो मुख्य रूप से होती हैं, क्या इससे ज्यादा होती हैं? क्या सर नीट में इससे ज्यादा लेवल का पूछा सकता है? बिल्कुल पूछेगा बेटा, ये नीट है तो आपको कनेक्ट करना है इतने तीन उसके लेवल के साथ। मैं एक मैसेज ले लेता हूं। जी बेटा, जो भी हम बैच इंट्रोड्यूस करते हैं वो एग्जाम तक होता है, जैसे ही आप उसको एग्जाम कर लेते हो, एग्जाम क्लियर होता है, एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाता है, तो बैच जो होता है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। ठीक है, तो वो पहले से ही बताकर हम चलते हैं, और पहले से ही बताया था कि बैच के बाद ये ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा जी। तो पदार्थ की अवस्थाएं तो कितनी है? 5 है। वैसे अगर देखा जाए ना अलग अलग अवधारणाओं के हिसाब से, तो आप नेट पे भी सर्च करोगे तो छठी भी अवस्थाएं हैं, 7, 8, 9, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। जैसे आप नेट पे गूगल पे सर्च कर लो छठी अवस्था, पदार्थ की छठी अवस्था, तो तुरंत आ जाएगा फर्मियोनिक। अच्छा, तो 7वीं भी आ जाएगा सर? आ जाएगा। 8वीं आ जाएगा। ऐसे करते करते सर कितनी दिखा देगा? 22 तक दिखा देगा। पर नीट वाले पूछेंगे क्या 22 में से? नहीं पूछेंगे। नीट वाले कहां से पूछेंगे? जहां तक ऑफिशियल है। ऑफिशियल कितनी है सर? 5। क्या इसके अलावा छठी है? आज मुझे
सर्च करके जरूर बताना कि आपने सर्च करके देखा या नहीं देखा। द सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की पांचवी के बाद जो छठी अवस्था है वो क्या होगी, तो फर्मियोनिक, ध्यान से सुनना, वो होगी। और उसके अलावा अलग अलग है, बहुत अलग अलग है, प्लाज्मा, उसके प्लाज्मा की वैरायटी है, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर सबको पता है, और इन पर हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग करेंगे नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को पता है। ठोस भी पता है, द्रव भी पता है, ठीक है, और आपका गैस भी पता है, ठीक है। और ये अलग अलग हम पढ़ेंगे, जैसे जो द्रव है, द्रव की फॉर्म को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। नंबर 4 है प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा से क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते प्लाज्मा। नंबर 5, नंबर 5 बीईसी, बीईसी, ये पांचवी स्टेट है। और सब बच्चों को इतना आइडिया है कि जो प्लाज्मा है, ये वो वाला प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा कि ब्लड के अंदर की प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, वो इस वाली फॉर्म में होगा बेटा, वो वाला प्लाज्मा नहीं। प्लाज्मा होता है आयनीकृत गैसेस, गैस में आयंस, या गैस ही आयंस बन जाए, आयनीकृत गैसों को बोलते हैं प्लाज्मा। आयनीकृत गैसों का समूह, जैसे बिजली कड़कती है वो प्लाज्मा की वजह से है। अच्छा, बीईसी कौन सी? आर्टिफिशियल होती है। बीईसी किसकी वजह से होती है? आर्टिफिशियल की वजह से होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पूरा नाम है इसका, ठीक है। मैं इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और इतना डीप बेसिक नहीं जाना हमें, कहीं आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा डीप बेसिक जाएं कि बोस जी क्या करते थे। सत्येंद्र नाथ बोस था इनका पूरा नाम। आइंस्टीन को सब जानते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, दोनों में से किसका नाम आप जानते थे? फिर मैं एक चीज बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी डिटेलिंग हम करेंगे, पहले हम पॉइंट से पॉइंट, बेसिक टू बेसिक मिलाएंगे। आप इन दोनों में से किसका नाम जानते थे? जल्दी से बताएं सरकार। बीईसी का पूरा नाम बता दिए बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संगनन जी। आइंस्टीन का नाम जानते थे? अच्छा, आइंस्टीन का नाम सुने हैं, क्यों आइंस्टीन का नाम क्यों सुने, इनका नाम क्यों नहीं सुने? जबकि ये तो भारत से हैं, इंडिया से हैं। नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ बोस। सोच के देखो, हमें क्या पढ़ाया जाता है, और जबकि पांचवी स्टेट के फ्रंट के नेम पर ही बी है, उसके बाद है ई, लेकिन हमें नाम पता होता है आइंस्टीन का। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने ई बराबर एमसी स्क्वायर दिया था, है। आइंस्टीन बाबूजी बहुत तगड़े थे, हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी तो कुछ थे ही नहीं। मैं नहीं कह रहा कि ये हल्के फुल्के में थे, ये भी अच्छे थे, लेकिन हमें उस चीज को दबाकर पढ़ाया जाता है। सोच के देखो, सोच के देखो। अब कोई पूछे किसी साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो इनका नाम जरूर लेना, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है सरकार। डन, ओके जी। तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात है कि किसी इंडियन ने इंट्रोड्यूस करा पांचवी स्टेट। सोच के देखो, जो पूरी पूरी दुनिया पढ़ती है, वो पांचवी स्टेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। किसमें इतना दम था? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तो सभी बता रहे थे, इन्होंने कहा अरे पांचवी स्टेट भी होती है। और पांचवी स्टेट को फिर इसके बारे में आइंस्टीन को बताया कि भैया ये देख लो, मैं इंग्लिश में एक लेटर लिखकर तुम्हें दे रहा हूं, तुम उसको जर्मन वर्मन में कन्वर्ट करके उस पर काम वाम करवा दो, ठीक है। सोच के देखो, बड़ा तगड़ा काम है ये तो। अच्छा, ये तो बात क्लियर है। अगर मैं और आगे बढ़ूं, तो आपको बेसिक केमिस्ट्री में दो कैटेगरी जरूर याद रखनी है। एक तो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और एक परमाणु भार, एटॉमिक मास। अगर ये याद है तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, और जिससे नीट से क्वेश्चन भी आते हैं इतने से में ही। है सर, मजाक कर रहे हो? सही में, वास्तव में रियलिटी है। नीट का कंसेप्ट ऐसा नहीं होता। आप 45 क्वेश्चन की बात करोगे ना, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों बायो में। मैंने हर बार मैंने बताया था कि, पिछली बार बताया था कि 45 में से 5 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, 39 से 40 क्वेश्चन आपको एवरेज मिलेगा, और यही हुआ, इजी और एवरेज। अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाने हैं। चलो आइए बात करते हैं। सबसे पहले परमाणु भार कौन कौन से आपको मेंशन कर लेने हैं ज्यादा से ज्यादा। चलो जी, सबसे पहले मैं
परमाणु क्रमांक तो मैं आपको दूंगा क्योंकि बहुत बच्चों को याद होता है, क्योंकि जब राम सर पढ़ाएंगे ना तो परमाणु के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। तो मैं पहले परमाणु भार, जिसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि राम सर इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। एटॉमिक मास, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किसके कितने एटॉमिक मास आपको याद रखने हैं। क्या इनसे आप पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे? बताओ कितनी, किसी बच्चे को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने एटॉमिक मास याद है, यानी कि परमाणु भार किस किस के याद है और आपको किस किस के याद रखने हैं। राम सर परमाणु को ही समझाएंगे आज, तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो सब कुछ बताएंगे डिटेलिंग के साथ। ठीक है, चलो परमाणु भार, एक बताओ आपका वजन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर रहा। एक तो बच्चे ऐसे याद रखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये क्रमांक है, क्रम है, ये किस किस नंबर पर है। मैं इनका वजन पूछ रहा हूं, मैं इनका भार पूछ रहा हूं। भार, वजन, तो कुछ तो याद होंगे, कुछ याद नहीं है, स्पेशल वाले देख लें, वो याद होंगे, मेरे ख्याल से याद होंगे। कैल्शियम का सर 40 होता है, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, फास्फोरस का 31 होता है। बीच बीच में से कहीं भी ऐसे क्रम से याद ना हो, बीच बीच में से कहीं भी भार पूछ लूं तो बता दो। हीलियम 4, अच्छा मन में सोचते रहो। पोटेशियम सर 39, 39। लोहा 56, कॉपर 63.5, जिंक 65.3, सर सिल्वर 108। दम है बच्चे में, ये बात। अच्छा एकदम से पूछ लूं, क्लोरीन 35.5, ओके, वेल डन। आयोडीन 127, 127, ओहो। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। इस तरीके से याद होना चाहिए, तुरंत जर्क में, वही बच्चा क्लियर कर देगा, तुरंत जर्क। चलो जी, अब कौन कौन से भार याद रखते हैं? भार, परमाणु भार, एटम का वेट, इस एटम के वेट को हम बोलते हैं यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम ग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मोल के लिए। वो मोल का कंसेप्ट आगे चलेगा जब डेमो 2 आप देखोगे। चलो, तो कौन कौन से आप याद रखने में सिंबल लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा आते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयोडीन, आयोडीन और ब्रोमीन का मैं होमवर्क में पूछूंगा। चलो जी, अब बताना किस किस के याद हैं, जल्दी से इंस्टेंट बता दो भैया। परसेंटेज निकलवानी बताता हूं फिर आपको, फिर परसेंटेज निकलवानी बताता हूं कि तुरंत हम अणु भार पर आएंगे। परसेंटेज निकलवानी बताते हैं फिर। चले जी, फटाफट शुरुआत करें। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, 27। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये राउंड फिगर में होते हैं इतने। ना 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 ना, किसने कही? 1.008। अब एक सोच के देखो, मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा, हम कहते हैं कैलकुलेशन इजी करो, कैलकुलेशन अप्रॉक्स में करो। मैं हाइड्रोजन को 1 की जगह पर 1.008 लिखकर काम करूंगा तो भैया हो गया, नीट का पेपर हो गया, जेई आईटी सब पेपर हो गए, बस इसी पे रह जाओगे। होता तो यही है फिक्स। अगर आप बिल्कुल ही माइक्रो लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ोगे, माइक्रो लेवल की साइंस पढ़ोगे, तब आपको इनको रखना है। मान लो आपको कोई स्पेस शटल ही उड़ाना हो, उसमें इतने इतने पॉइंट का देखना रहना पड़ता है डिग्री के हिसाब से। तो आप ये राउंड फिगर में इसको याद करो, सभी ये राउंड फिगर में करवाते हैं। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, जब राम सर इसको परमाणु को बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे ना तो पूरा इसका सीरीज, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो भार वगैरह सब पूरा डिटेल में बताएंगे। वो काहे टेंशन ले रहे हो? 118 तक याद है? 118 का नाम तो बता दो मुझे, मैं तभी तो मानू। हाँ 118 का नाम तो बताओ मुझे। फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 34.5, आर्गन कितना होता है जल्दी से मुझे बताओ। ये पोटेशियम, अच्छा जो एक जैसे होते हैं ना उनको संभारिक बोलते हैं, ध्यान रखना इस वाली बात का। कट ऑफ क्या है अभी आने तो दो पहले भैया, 2026 का पेपर। आयरन 56, कॉपर 63.5,
जिंक 65.3, सिल्वर 108, वैसे 107.9, और आयोडीन 127। मुझे ब्रोमीन का होमवर्क बताना भैया, ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का कितना होता है जी। क्या खराब हो गया? 107.9, हाँ दैट विल बी इन राउंड फिगर 108, वो 108 हो जाएगा। ठीक है, ओके जी सरकार। अच्छा एक बार बताओ, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? आप कहोगे ऐड कर सकते हो मतलब, अगर मैं कहूं कि आप भैया इसको जोड़ दो, 1 और 35.5 को जोड़ दो तो कितना आएगा? आप कहोगे ये कैसी बेसिक पढ़ा रहे हो सर, प्लस तो हम पर आते ही है। ठीक है, ब्रोमीन बता रहे हो, ठीक, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। अगर मैं कहूं 1 और 35.5 को जोड़ दो तो आप कहोगे बड़ा सा 36.5 पर, लेकिन जुड़वा क्यों रहे हो? एक बार बताओ, अगर कोई फॉर्मूला ये है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? इसका भार निकालना पड़ेगा। अब परमाणु को मिलाकर क्या बनता है? अणु बनता है। तो अगर किसी फॉर्मूले का आपको भार पूछे, अणु भार पूछे, तो आप इसके हिसाब से ऐड करते रहोगे। जैसे HCl हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, तो आप क्या कहोगे? इसका कितना होता है भार? 1। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36.5। ओके, इतना सही। अच्छा अगर मैं कहूं ऐसे H2O, ये हो गया, मैं इसका पूछूं इस पूरे फॉर्मूले का भार क्या होगा, जिसको हम अणु भार बोलते हैं, तो आप कहोगे सर ये 2 बार है हाइड्रोजन। हाँ तो 2 बार रखना पड़ेगा, नहीं 1+1, तो 2 बार है, तो 2 × 1, जितना नंबर होगा उसकी गुणा होगी, और जितना दिया होगा परमाणु भार वो रखना होगा। प्लस ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। नंबर की गुणा हो जाएगी हमेशा परमाणु भार में। अच्छा, ये देखें सर एक बार करके, आई एम टेकिंग सिल्वर नाइट्रेट, मैंने AgNO3 ले लिया, बहुत महंगा मिलता है, 4,000 रुपए का 10 ग्राम। ठीक, AgNO3, अगर मैं इसका अणु भार देख लूं, अब तो और महंगा हो गया होगा, AgNO3 का अणु भार, तो कैसे रखोगे? कैसे रखोगे जल्दी से बता दो। फिर हमारे पास 10 मिनट है, उसके बाद फिर राम सर कहेंगे चलो सर हम, मैं परमाणु बताऊंगा बच्चों को, हैं, मैं बेसिक क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो टाइम चाहिए, सारा तुम ले लोगे। तो सिल्वर क्या होगा भैया? सिल्वर कितना? 108 है, सिल्वर 108 है। अच्छा, फिर प्लस करेंगे। नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो करो 14, फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन 16 के साथ कितने की गुणा है? 3 की गुणा, नंबर की गुणा उसी के साथ होगी, ध्यान रखना। तो 16 × 3 = 48, 16 होता है ऑक्सीजन का, देख लो, 16 × 3 = 48। जब आप इसको जोड़ोगे तो बता सकते हो कितना आएगा? 108, 48 और 14। देख लो, जोड़ भी गलत आ रहे हैं सबके ज्यादातर, 170 कोई 180 बोल रहा है, तो कोई 160 बोल रहा है। आराम से जोड़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, मुझे कोई फर्राटा नहीं क्रिएट करना है यहाँ पर। लो देखो 178 है भैया, 8 8 16 4 20 तो ही हो गए, 178 कहाँ से आ गया? ऐसे करोगे नीट? 170 लिख दूं? लिख दूं? चलो तुम्हारे कहने से 170 लिख दिया मैंने, बताओ सही है? 1 मोल के लिए ग्राम। अच्छा अब एक डेंजर सा दे दूं, एक डेंजर सा दे रहा हूं, चलो देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा एक बड़ा डेंजर सा C12H22O11, ये क्या है? सुक्रोज, इसको हम कहते हैं खाने वाली चीनी, टेबल शुगर बोला जाता है इसको, चीनी घर में जो करते हो। इसका मुझे फॉर्मूले वाला भार बताओ, अणु भार। ठीक है, मैं आपको, जिसको याद है वो तो रट्टा मार के कर देगा तुरंत। चलो जी, अच्छा एक हैपड़ सा दे दूं, हैपड़ सा, लो जी, FeSO4 × NH4 होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। अब देख कर डर मत जाना, सभी जगह प्लस होगा, सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई होती है, देखो ये रहा, यहां सब जगह प्लस होगा।
ये 6H2O का मतलब समझ रहे हो, 6 की गुणा सिर्फ H2O में है, ध्यान रखना इस बात का। और H2O का 18 होता है। ठीक है जी। ये चीनी का तो बच्चों ने बता दिया, किसी बच्चे को याद होगा तो डायरेक्ट भी बता दिया होगा 342। और देखना, अब निकालने मत लगना, अब धीरे धीरे याद करने लगना, क्योंकि जब आप कंपटीशन क्लियर करते हो ना तो आप चीनी का अणु बाहर निकालने बैठोगे। ये हैंड टू हैंड याद होगा, कैल्शियम क्लोराइड 111, कैल्शियम कार्बोनेट 100, इसका 342, सुक्रोज ग्लूकोज का 180। अगर मोहर लवण की बात करोगे तो कितना आएगा? लो जी, मोहर लवण का आप मुझे यहां पर कमेंट करके बताना कितना आपने निकाला। अणुभार कमेंट करके निकालो। ठीक है, और आज पढ़ाने को तो बहुत कुछ था, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसके आगे का पूरा परसेंटेज और फॉर्मूले और नीट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं डेमो 2 में लेकर आऊंगा। ठीक है, अब हम राम सर को बुला लेते हैं। ये आपका कमेंट करके मुझे इतना पहले बता देना, लाइव कमेंट नहीं, जब वीडियो खत्म होती है तब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोहर लवण है ये, और मोहर लवण का फेरस अमोनियम सल्फेट का अणु भार आप मुझे टोटल बताएंगे, प्रैक्टिकल में काम आता है तो मैं इसको प्रैक्टिकल से भी से जोड़ूंगा। ठीक है, चलिए तो बुला ले राम सर को। तो स्टीमर सर तब तक राम सर का जो है पूरा ब्यौरा वो सब लगा दीजिए। ठीक है, ओके जी। चलिए, तो ये देखो, ये मैंने सोचा था कि नीट के क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बट आज ये नहीं हो पाई, ये मैं डेमो 2 में लेकर आऊंगा क्योंकि टाइम ही कम पड़ गया, तो इसको तो मैं अभी हटा दे रहा हूं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी आप बैच से जुड़ जाते हैं उतनी जल्दी ही फायदा होता है, क्योंकि जितना लेट होते रहोगे उतना ही ज्यादा आपका बैकलॉग होता रहेगा, उतना ही कम से कम टाइम मिलेगा। तो बेसिक केमिस्ट्री का मतलब नहीं कि सिर्फ हम बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, ये एक दो क्लास में आपको बेसिक रहेगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और एक बात और सोचना, बेसिक के साथ साथ आपके कब चैप्टर के पैटर्न क्लियर हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलने वाला। और 3 डेमो के बाद फिर आपको डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगी प्यारे बच्चे, आफ्टर चैप्टर वर्कशीट मिलना शुरू हो जाएगा, और ये ऐप पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐप का टाइम अलग होगा जो हम आपको मेंशन करके रखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से, केमिस्ट्री पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 2, बायो पार्ट 1 बायो पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि बायो और फिजिक्स के पूरे डेमोस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं, सिलेक्शन बस आपको बताना है कि फेस कौन से हैं। चलिए जी, तो आ जाइए राम सर एक बार, और स्टीमर सर तब तक आप अपना काम करिए। तो नमस्ते बच्चों। अभी आवाज आएगी नहीं सर, जितना तेज चिल्ला लेंगे। तो अभी राम सर हैं, और इसी डेमो के साथ ही राम सर आपको एटम परमाणु के उसमें पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। फिर बच्चे कहेंगे सर ये जब ऐप पर आ जाएगा, अभी तो ये बेसिक आप कवर करवा रहे हैं नीट का, तो जो ऐप पर आपको मिलेगा हम इसको अलग अलग सेपरेट करके चलेंगे, बिल्कुल सेपरेट करके चलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। मैं पूरा 12th का मल्टीवर्स लेकर चलूंगा, राम सर 11th का मल्टीवर्स लेकर चलेंगे। तो जो भी चैप्टर्स, जो भी यूनिट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 11th पोर्शन की, नीट का जो 11th पोर्शन होता है वो राम सर, और जो 12th का जो नीट का जो पूरा पोर्शन होगा वो मेरा, और प्रैक्टिकल वर्जन हम मिक्स करके करेंगे। ठीक है, तो परेशान होना नहीं है। अब एटम्स पढ़िए, डेमो लीजिए, डेमो को ध्यान से समझिए। और देखो, जिन बच्चों को लगता है सर मैं तो नॉर्मल भी कवर कर लूंगा, मुझे तो बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। पर एक बात समझ के चलिएगा, हिंदी माध्यम में पहली बात तो सर कंटेंट, बिल्कुल कंटेंट, कंटेंट सारे चीज है कंटेंट। अगर आप कैसे भी क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो वो नीट लेवल नहीं है। फिर बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में हमें कंटेंट मिलता है, इंग्लिश का कंटेंट बहुत सारा है, तो उसको ट्रांसलेट ही करने लगोगे क्या? हाँ, इंग्लिश में फिर आपको बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। एक बार एंट्री कर लो कॉलेज में, ऑटोमेटिक आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो अब मैं राम सर को हैंड ओवर करता हूं, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ओके, ध्यान से पढ़ना, रिव्यू अपना फीडबैक देना, कमेंट करके जो भी आंसर आपको देना है, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो राम सर प्लीज करिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग? राधे राधे। बहुत सारे बच्चे राधे राधे कर रहे थे, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का।
और मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, कोई साउंड में दिक्कत तो नहीं है, दिखाई तो मैं साफ साफ दे ही रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया, आज हम बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर ने आपको बेसिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए आपको, जैसे कि मोल क्या है, या आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया, या आपको अणुभार के बारे में बताया। मैं आपके साथ में परमाणु लेकर चलूंगा। आज हम परमाणु से शुरू करेंगे हमारी बेसिक केमिस्ट्री। जैसे सर ने आपको रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं शुरू कराया, मैं आपको परमाणु संरचना शुरू कराऊंगा। मैं आपको परमाणु संरचना के साथ में डिस्कशन करूंगा, परमाणु संरचना हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। ठीक है, समय खराब ना करते हुए बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप बचपन से पढ़ते आए हो परमाणु। आप बचपन से पढ़ते आए हो परमाणु। ये परमाणु होता क्या है? कहा जाता है 1808 में, 1808 में हमारे एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन से पहले परमाणु के बारे में कोई जानता नहीं था। परमाणु की कल्पना की जाती थी, छोटे पार्टिकल की कल्पना की जाती थी, लेकिन जॉन डाल्टन ने सबसे पहले यह बताया कि हमारा जो भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो जो सबसे छोटा कण हमें मिलेगा, जो सबसे छोटा कण हमें मिलेगा, उसे हम परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम परमाणु कहेंगे। तो बेसिकली जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मेरे हाथ में ये पेन है। इस पेन को मैं अगर आपसे पूछूं किससे बना हुआ है, तो आप कहेंगे प्लास्टिक से बना हुआ है, कुछ और मटेरियल भी लगा हुआ है। लेकिन अगर उसे मैं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या मिलेगा? तो जॉन डाल्टन ने कहा कि सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा हमें, सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा हमें परमाणु। क्या मिलेगा हमें? परमाणु मिलेगा, सबसे छोटा पार्टिकल। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु को, हम इसे परमाणु कहते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन ने इसे क्या नाम दिया था? जॉन डाल्टन ने इसे नाम दिया था एटम। आप बचपन से एटम का नाम पढ़ते आते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि एटम जो शब्द है, ये जॉन डाल्टन ने दो शब्दों से मिलाकर बनाया था, जिसमें पहला शब्द उन्होंने लिखा था ए। ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब होता है नहीं, और दूसरा शब्द उन्होंने लिखा था टॉम। टॉम शब्द टोमिया से आया था। कहां से आया था? टोमिया, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, अविभाज्य। मैं यहां से थोड़ा सा इसे हटा देता हूं, अविभाज्य। अविभाज्य, इसका मतलब कि जॉन डाल्टन ने दुनिया को यह समझाया कि परमाणु हमारा वो कण है जिसे आप तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य है, नॉन डिविजिबल है। इस पेन में अगर आप सबसे छोटा कण प्राप्त करेंगे तो आपको मिल जाएगा परमाणु। और जॉन डाल्टन ने कहा कि अगर आप परमाणु को भी तोड़ना चाहें तो अब परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है। परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते। यह जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु हमारा अविभाज्य कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। आप छोटी क्लासेस में भी परिभाषा यही पढ़ के आते थे कि किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा या वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। क्या यह बात समझ में आ गई? लेकिन ये जॉन डाल्टन की जो परिभाषा थी, जॉन डाल्टन की जो बात थी, ये बाद में जाकर गलत साबित हुई। क्या परमाणु अविभाज्य है? क्या परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता? पहले तो यही माना जाता था, जॉन डाल्टन के समय पे यही माना जाता था। जॉन डाल्टन ने यही प्रूव किया था कि भाई परमाणु अविभाज्य है। उन्होंने जो परमाणुवाद दिया, परमाणु सिद्धांत दिया, उसमें यही सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज में लेकिन कहा जाता है कि जो हमारे आधुनिक प्रयोग हुए, आधुनिक प्रयोगों में परमाणु को तोड़ दिया गया, परमाणु को तोड़ दिया गया।
परमाणु अविभाज्य नहीं रहा। जॉन डाल्टन कह कर गए थे कि परमाणु अविभाज्य होगा, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मॉडर्न थ्योरीज में, लेकिन आधुनिक प्रयोगों में, आधुनिक सिद्धांतों में यह पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और परमाणु को किस में तोड़ा गया? शायद आपने पढ़ा होगा कि परमाणु को तोड़ने पर हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, हमें मिलते हैं प्रोटॉन और हमें मिलते हैं न्यूट्रॉन। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब परमाणु को विभाजित कर दिया गया। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हें कहा जाता है मूल कण। क्या कहा जाता है इन्हें? मूल कण कहा जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, मूल कण। तो यहां से जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत हो गया। परमाणु सिद्धांत की पहली बात, उन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, वो गलत हो गया। लेकिन बहुत सारी बातें थी जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो सही है, आज भी सही है, आज भी उन्हें फॉलो किया जाता है, आज भी उन्हें माना जाता है। लेकिन पहली ही बात जो उन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये बाद में जाकर गलत साबित हुई। तो क्या एक बात बताइए, एटम का नाम जो आप आज एटम लिखते हैं, ये एटम होना चाहिए? क्योंकि एटम शब्द का अर्थ तो बताया गया था अविभाज्य, लेकिन अब तो ये अविभाज्य नहीं रहा, अब तो इसे विभाजित कर दिया गया। लेकिन फिर भी जॉन डाल्टन के सम्मान में हमने इसका नाम नहीं बदला है। हालांकि एटम का अर्थ अविभाज्य होता है और ये कण अब अविभाज्य नहीं है, फिर भी हमने इसका नाम नहीं बदला है। आज भी हम इसे एटम के नाम से ही जानते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको एक कंसेप्ट, ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि परमाणु होता क्या है। जॉन डाल्टन ने बताया पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता था, लेकिन आधुनिक प्रयोगों में परमाणु को विभाजित करके क्या बना दिए गए? मूल कण बना दिए गए। उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन, उसमें से निकाले गए प्रोटॉन और उसमें से निकाले गए न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, इनके कुछ गुणों के बारे में, इनके कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की सर जे थॉमसन ने। किसने की? सर जे थॉमसन। हालांकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फंडामेंटल पार्टिकल्स, बिल्कुल। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन इसमें एक नाम और जोड़ा जाता है, इसमें एक नाम और जोड़ा जाता है, गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो तो आप ऑप्शन में गोल्डस्टीन सर्च कर सकते हो और गोल्डस्टीन का आंसर लगा सकते हो। क्लियर? चलिए अगली बात, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, ये की थी हमारे चैडविक भाई साहब ने। किसने की थी? चैडविक भाई साहब ने। इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये तो बात हुई इन तीनों की डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन के बारे में बात करोगे तो प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रॉन के बारे में बात करो तो न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए तो इसका नाम न्यूट्रॉन है, इसीलिए तो इसका नाम न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये उदासीन है, न्यूट्रल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का मान अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का मान क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की अगर आवेश के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बिल्कुल बराबर होता है, अंतर होता है, प्रोटॉन धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। क्लियर? तो प्रोटॉन का आवेश होगा प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। क्लियर? एक बात याद रखना, कई बार बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, ये जो हमारी आवेश की जो पावर है, यहां पर जो आवेश की घात है, इसे धन कर देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं। ये नहीं करना है,
ये नहीं करना है। कई बार गड़बड़ कर देते हो, ठीक है, क्या कर देते हो कि ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव है, इसे भी पॉजिटिव करो, नहीं ऐसा मत करना। चार्ज का जो आवेश का जो हमारा घातांक है ये माइनस ही है, घातांक माइनस, क्योंकि आवेश बहुत कम है। माइनस का मतलब क्या है, घात बहुत कम है, तो आवेश बहुत कम है। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं न्यूट्रॉन के आवेश के बारे में बात करूं तो कितना होगा, शून्य। कितना होगा, शून्य, क्योंकि उदासीन है ना। जब उदासीन है तो फिर कैसा आवेश, फिर काय का आवेश। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। कितना, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। याद रखिएगा इस आवेश के मान को और इस द्रव्यमान के मान को। क्यों, क्योंकि इसकी आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस में जरूरत पड़ने वाली है, केमिस्ट्री में, इसके साथ साथ फिजिक्स में भी बहुत जरूरत पड़ेगी। जब आप स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं, जब आप 12th का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, तो उसमें आपको इस आवेश की और इस द्रव्यमान की बहुत जरूरत पड़ती है अलग अलग जगहों पर। क्लियर, तो याद रखिएगा इसके मान को। अब बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर, ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के ही बराबर होता है। देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक और एक बड़ी अच्छी बात है यहां पर। ठीक है कुमार जी, आपके सवालों का जवाब भी मैं, ठीक है, दे दूंगा, लेकिन फिलहाल में क्लास में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के अगर मैं द्रव्यमान के बारे में बात करूं तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो द्रव्यमान बराबर होता है। प्रोटॉन बिल्कुल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बढ़िया तरीके से, आए हुए आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं और आने वाले जो एफवाईक्यूज हैं, भविष्य में आने वाले जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो आवेश बराबर है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विशिष्ट द्रव्यमान की। तो विशिष्ट द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में सुनो ध्यान से। विशिष्ट द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में सुनो ध्यान से। विशिष्ट द्रव्यमान को मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा। इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट द्रव्यमान, स्पेसिफिक आवेश, विशिष्ट द्रव्यमान। चलिए ये रहने दीजिए, फिर इसमें आपका समय खराब होगा। जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं फटाफट से बताएंगे, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो मुझे बताएंगे कि क्या होता है कमेंट्स में। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं आपके कमेंट्स देखता हूं। आयुषी भदौरिया जी बताइए फटाफट से।
हाँ, मेरा नाम राम शर्मा है। ठीक है, बढ़िया, कुछ लोगों को पता भी है। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट द्रव्यमान के बारे में, स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश भी कहते हैं। विशिष्ट आवेश के लिए ज्यादा सही रहेगा, मैं विशिष्ट आवेश लिख देता हूं। ठीक है, कहाँ गया हमारा पेन? ठीक, ये क्या होता है? किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल, किसी भी मूल कण, किसी भी मूल कण का E बाई एम, ई क्या है? आवेश, m क्या है? द्रव्यमान। क्लियर? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी मूल कण, किसी मूल कण के आवेश तथा द्रव्यमान, द्रव्यमान का अनुपात, का अनुपात। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है, क्या है? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। क्लियर? कैसे लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं E बाई एम। कैसे लिख सकते हैं? E बाई एम। E क्या है यहां पर? आवेश। M क्या है यहां पर? द्रव्यमान। M क्या है यहां पर? द्रव्यमान। जैसे आपसे कहा जाए, बताइए, आपसे कहा जाए, बताइए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। क्वेश्चन मैं देता हूं आपके लिए फटाफट से। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा आपने -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या लिखा आपने? 9.1 गुणा 10⁻31। चलिए फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से। E बाई एम। हाँ नितिन राठौर जी, कौन सा शब्द समझ में नहीं आ रहा है मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग शिल्पा गौतम। कमेंट्स बहुत फास्ट जाते हैं आपके, तो अगर मैं किसी का कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा तो आप बुरा मत मानिएगा, माइंड मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, देर हो गई। जितनी इंग्लिश की जरूरत है बोलने की मैं सारी बोल रहा हूं, परेशान मत होइए। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए मुझे जल्दी से। चलिए इसका मान आएगा, इसका मान आएगा 1.76, 1.76 गुणा 10⁻11, गुणा 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ये आएगा इसका मान, ये आएगा इसका मान। ध्यान से देखिएगा, 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। भूपेंद्र भैया जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब बच्चे क्या कहेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, बच्चे क्या कहेंगे? सर यहां पर तो माइनस लिखा हुआ है, तो क्या यहां पर माइनस नहीं आएगा? हाँ बात तो बिल्कुल सही है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो माइनस तो आना चाहिए यहां पर। लेकिन जब हम विशिष्ट आवेश निकालते हैं, आर्यन चौधरी जी आपका भी नाम ले लिया, ठीक है, जब हम विशिष्ट आवेश निकालते हैं तो ये जो साइन है इसे कंसीडर नहीं करते। जो साइन है, जो चिन्ह है, उसे नहीं लिखा जाता। हम केवल और केवल यहां पर परिमाण लेते हैं। क्या लेते हैं? केवल परिमाण लेते हैं, केवल मान लेते हैं। केवल क्या लेते हैं? परिमाण का इस्तेमाल करते हैं, केवल मान का इस्तेमाल करते हैं, केवल मान का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन का आवेश इस्तेमाल करेंगे, साहिल ठाकुर आप बहुत अच्छे हो, धन्यवाद साहिल ठाकुर जी। सुने,
तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन के आवेश का उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का हम इस्तेमाल करेंगे, तो केवल और केवल इसका परिमाण लेंगे, केवल और केवल इसका मान लेंगे, हम इसका साइन, इसका चिन्ह नहीं लेंगे। हम इसका चिन्ह नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो चिन्ह है यहां पर इलेक्ट्रॉन का, ये चिन्ह केवल और केवल इसकी प्रकृति बताता है, ये इसके मान में शामिल नहीं है, ये इसके मान में शामिल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो ये चिन्ह लिखा हुआ है नेगेटिव, ये इसका आवेश की प्रकृति बताता है, इसके मान में शामिल नहीं है। मान का मतलब थोड़ी कि नेगेटिव में चलेगी वैल्यू, है ना। जैसे आपने कहा कि भाई टेम्परेचर ना -30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कहेंगे -30 का मतलब क्या है? 0 से कम हो गया है। -30 का मतलब क्या है? 0 से भी कम हो गया है। लेकिन अगर आप इसे माइनस को कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब क्या? ये 0 से भी कम है क्या? 0 से भी कम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। धन्यवाद सत्यम जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहां पर आप जो माइनस लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाँ टेम्परेचर 0 से कम चला गया है। लेकिन क्या यहां पर इसका परिमाण 0 से कम चला गया? नहीं, परिमाण 0 से कम नहीं गया है। ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, केवल और केवल हमें यह बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर प्रकृति को सिंबल करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रकृति को ही सिंबल करता है। तो इलेक्ट्रॉन का आपने विशिष्ट आवेश लिखा 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक, ये लिखा हमने, कितना? 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। अब बात करें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो इसके लिए मैं केवल 2 शब्द लिखूंगा और उम्मीद है आपको ये 2 शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपको विशिष्ट आवेश मुझे होमवर्क में बताना है। किसमें बताना है? धन्यवाद संध्या सैनी जी। आपको मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश होमवर्क में बताना है। आप आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट में इसके आंसर जरूर बताएंगे और मैं चेक करूंगा। जितने लोग बताएंगे उनका कल, है ना, स्पेशली नाम लेकर सम्मान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो बात हुई हमारी किसके बारे में? फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। अब बात करते हैं, सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने की, कैसे की, इसके बारे में जानकारी करते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी अभी हमने लिखा था जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक, बढ़िया। कैसे की? कैसे की क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कैसे की? तो इन्होंने की थी कैथोड किरणों की सहायता से। किससे की थी? कैथोड किरणों की सहायता से। किससे की थी? कैथोड किरणों की सहायता से। कैथोड किरणों की सहायता से की। किससे की? कैथोड किरणों की सहायता से। स्टार लगाइए इस पॉइंट को, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किससे हुई, किसकी सहायता से हुई? तो हुई थी कैथोड किरणों की सहायता से। किसने? कैथोड किरणों की सहायता से, कूलिज नलिका से। बहुत बढ़िया देविका सिंह जी। अब ये कैथोड किरणें कहां पर उत्पन्न की गई थी? तो कैथोड किरणें उत्पन्न की गई थी निर्वात नलिका। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसमें? निर्वात नलिका या कूलिज नलिका। निर्वात नलिका या जो कूलिज नलिका कहा है, बिल्कुल सही है, निर्वात नलिका या कूलिज नलिका, जिसे हम इंग्लिश में सीआरटी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब कहते हैं शॉर्ट में। सीआरटी क्या कहते हैं? सीआरटी कह देते हैं, कैथोड रे ट्यूब कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए, परेशान मत होना, सीआरटी। ठीक है, अंजलि जी आज पहली क्लास है, तो मैं पहली क्लास में बहुत स्पेसिफिकली
है ना, फंडामेंटल्स लेते हुए चलूंगा। और डीप तो इतना जाएंगे हम कि आप देखेंगे कि हम कितना डीप जा रहे हैं एटम में, बहुत चीजें पढ़ेंगे हम एटम में, इतना डीप जाएंगे। अभी तो केवल एटम को बाहर से देख रहे हैं, फिर एटम की संरचना देखेंगे, है ना, संरचना में उसके कोश पढ़ेंगे, कोश में उपकोश में जाएंगे, उपकोश में कक्षकों में जाएंगे, कक्षकों में एटम के चक्रण को पढ़ेंगे, है ना, और उसमें इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे कि आप समझोगे कि हाँ एटम है क्या। जो एटम दिखता आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं है, अगर आप माइक्रोस्कोप लगाओ तो आप एटम नहीं देख पाओगे। एटम के जितने भी पोस्टुलेट आज तक दिए गए बेसिकली वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, एटम को आप देख नहीं सकते, इतना छोटा है। अब एटम नहीं देख सकते तो आप प्रोटॉन कैसे देखोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे, न्यूट्रॉन कैसे देखोगे। लेकिन फिर भी उसके बारे में इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि अथाह सागर पढ़ेंगे, अथाह सागर। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो निर्वात नलिका या कूलिज नलिका से की। अब ये निर्वात नलिका या कूलिज नलिका होती क्या है, ये निर्वात नलिका या कूलिज नलिका होती क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो ये भाई साहब थे, ब्रदर सॉरी थॉमसन, इन्होंने कुछ इस तरह से एक निर्वात नलिका का निर्माण किया। ठीक, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए गए। क्या लगाए गए, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो जानते हो आप, मेटल की प्लेट होती है धातु की, ठीक, ग्रेफाइट के लगा दो, धातु के लगा दो, मेटल के, ठीक, इलेक्ट्रोड लगा दिए। इन इलेक्ट्रोड को बाहर एक पोटेंशियल यानी कि विभव से जोड़ दिया गया। यहां पर की कुंजी जिसे आप कहते हैं वो लगा दी गई। क्या लगा दी गई, कुंजी जिसे आप की कहते हैं लगा दी गई, और ये सर्किट कंप्लीट कर दिया गया, बना दिया गया। ठीक, यहां पर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये लगा दी गई कुंजी, कुंजी जिसे आप स्विच कहते हो। अब एक बात बताइए, जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव जो होता है इसे हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और नेगेटिव जो होता है इसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। चलिए, ये बातें क्लियर हुई। इसके साथ ही हमारी ये जो नलिका थी, हमारी ये जो नलिका थी, इसमें लगा दी गई एक वैक्यूम पंप। क्या लगा दी गई, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दी गई, एक वैक्यूम पंप लगा दी गई। निर्वात पंप आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निर्वात पंप। निर्वात पंप का काम क्या है, निर्वात पंप का काम क्या है, निर्वात पंप का काम है इसके अंदर से सारी वायु को खींचकर इसमें निर्वात बना देना। इसके अंदर से सारी वायु को खींचकर इसमें निर्वात बना देना, यह निर्वात पंप का काम है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या किया हमारे भाई साहब ने, जे थॉमसन ने, यहां पर पोटेंशियल बढ़ाया और देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक, इसमें उन्होंने गैस भर दी, इसमें उन्होंने कोई गैस भर दी, गैस भर दी, पोटेंशियल लगाया, कुछ नहीं हो रहा था। ईटा पर नाचे ट्रिक याद करने का सर अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ये ट्रिक अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है, चिंता मत कीजिए, आपको वैसे ही याद रहेगा। ठीक है, स्तुति यादव, सर यू आर अमेजिंग टीचर, सर आई एम रिमेंबरिंग व्हाट यू टॉट। धन्यवाद स्तुति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने इसमें गैस भर दी और फिर इन्होंने पोटेंशियल लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था कुछ, क्योंकि जो गैस होती हैं ये हमारे विद्युत की एक अच्छी कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इस विद्युत की अच्छी कुचालक होती हैं। अब ये लगाते जा रहे थे पोटेंशियल, लगाते जा रहे थे पोटेंशियल, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अब इन्हें बड़ी समस्या हुई, बोले कि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब क्या करें। उस समय पर काम आया इनकी ये निर्वात पंप। कौन काम आई, निर्वात पंप। अब इन्होंने निर्वात पंप की सहायता से इसके अंदर की वायु को, इसके अंदर वैक्यूम बनाने की कोशिश की। क्या की, वैक्यूम बनाने की कोशिश की।
कोई बात नहीं, फिगर सही हो जाएगा आपका भी। सुनो, इसके अंदर वैक्यूम बनाने की कोशिश की, निर्वात बनाने की कोशिश की। अब ये निर्वात बनाने की कोशिश की यानी कि प्रेशर कम करते जा रहे थे। क्या करते जा रहे थे? प्रेशर कम करते जा रहे थे। प्रेशर कम करते 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 ये प्रेशर का मान लेकर आए, ये दाब का मान लेकर आए 0.0001 mm ऑफ Hg, 0.001 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg ये मरकरी का जो मिलीमीटर है, ये प्रेशर का मात्रक होता है, प्रेशर की इकाई होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये आगे भी पढ़ेंगे आप फिजिक्स में। इतना प्रेशर कम हो गया, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे, और पोटेंशियल जब इन्होंने पहुंचा दिया 10 किलो वोल्ट, कितना पहुंचा दिया? 10 किलो वोल्ट। इतना होते ही, इस वैल्यू पर पहुंचते ही उन्होंने क्या देखा कि यहां इस एनोड के पीछे, इस एनोड के पीछे यहां चमक आने लगी। क्या आने लगी? इस एनोड के पीछे चमक आने लगी। इस एनोड के पीछे चमक आने लगी, और यहां बीच में भी उन्हें कुछ चमकती हुई, बीच में भी उन्हें कुछ चमकती हुई किरणें दिखाई देने लगी। अब ये देखते उनकी आंखें एकदम से चमक गई, बोले अरे वाह, अब तो कुछ हुआ, अब तो कुछ हुआ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? बंद किया, फिर चलाया, फिर इस पर पहुंचाया। सेम ऐसा उन्होंने कई बार किया। जब ऐसा कई बार किया तो उन्होंने कहा हां अब कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अच्छा, इन्होंने गैस ली, इसमें मैं कह देता हूं कि हाइड्रोजन भर दी। इसमें क्या भर दिया? हाइड्रोजन भर दिया। ठीक, हाइड्रोजन भर दी। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि ये चमक क्यों आई यहां पर? ये चमक क्यों आई यहां पर? अच्छा, इस चमक को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था? यहां पर जिंक सल्फाइड और लगा दिया था। यहां पर क्या लगा दिया था? जिंक सल्फाइड, ZnS और लगा दिया था। ZnS हम एक बार और पढ़ेंगे जब हम रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे, अल्फा कण पार्टिकल प्रयोग पढ़ेंगे। शायद आपने पढ़ा भी हो, सुना भी होगा, अल्फा कण पार्टिकल प्रयोग। ठीक है, अल्फा कण पार्टिकल प्रयोग में भी हम ZnS को पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने ZnS लगा दिया। अच्छा, ZnS देखा है तुम लोगों ने कभी? जिंक सल्फाइड देखा है? बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन कभी महसूस नहीं किया जिंक सल्फाइड आपने अपनी लाइफ में। जिंक सल्फाइड क्या होता है? आप जो बचपन में टीवी देखते थे ना, पिक्चर ट्यूब वाली टीवी, वो पिक्चर ट्यूब वाली टीवी ऐसी होती थी ना, उसके पीछे ऐसे करके यहां पे सर्किट लगा होता था। ये पिक्चर ट्यूब वाली टीवी है, यहां पर इसकी बॉडी है पिक्चर ट्यूब की। तो ये जो पिक्चर ट्यूब आप कहते थे, ये CRO होती थी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और इसमें यहां पर ये पीछे जो पदार्थ लगा रहता था काला भूरा सा, ये जिंक सल्फाइड ही होता था। ये जिंक सल्फाइड ही होता था जो टीवी में। आजकल तो टीवी LED आ रही है आपकी, ठीक है, उनमें LED बल्ब्स यूज किए जाते हैं, LEDs यूज किए जाते हैं। ठीक है, रिपीट कर देंगे पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा से, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये ZnS होता है। अब क्या हुआ? यहां पर चमक आ गई। चमक आ गई तो उन्होंने कहा अब तो कुछ हुआ। अब ये चमक कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि यहां से कैथोड से कुछ कण निकले, और वो कण निकले रेज यानी तरंगों के रूप में। किसके रूप में? तरंगों के रूप में, किरणों के रूप में। और ये तरंगें, ये कण जब टकराए यहां पर पीछे, जब टकराए यहां पर पीछे, तो क्या उत्पन्न की इन्होंने? चमक। तो कई बार ये कहते हैं कि भाई टकराने पर चमक क्यों उत्पन्न होते था? बिल्कुल होगी टकराने पर चमक उत्पन्न। अगर किसी को आप थप्पड़ मारो खींच के उसके गाल पे, तो आपका हाथ और उसका गाल टकराएगा तो गाल लाल पड़ जाएगा, मतलब चमक तो आ जाएगी। तो जब भी दो पार्टिकल टकराते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, गैस का नाम हाइड्रोजन भर लो। ठीक है, ये आसान है। सुनो, जब टकराते हैं दो पार्टिकल, तो पार्टिकल टकराने पर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। और ऊर्जा का स्थानांतरण अगर होता है तो यहां पर चमक उत्पन्न होती है, एनर्जी, लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी आई, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। क्लियर? तो कुल मिलाकर अब ये ऐसा क्यों हुआ कि प्रेशर बढ़ाने पर और हमारे प्रेशर कम करने पर वोल्टेज बढ़ाने पर हुआ? तो देखो हुआ क्या कि जब हमारा मेटल, कौन? ये कैथोड, जब इसका पोटेंशियल बढ़ाया गया तो मेटल के पास होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला। कहां से? मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला। और मेटल में से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इस इलेक्ट्रॉन ने जो हाइड्रोजन थी, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दिया। इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दिया।
और जैसे ही हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गई किसमें, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गई कुछ इस तरह से, दो हाइड्रोजन पार्टिकल्स, दो हाइड्रोजन पार्टिकल्स। क्लियर। फिर इस हाइड्रोजन ने इसे आयनित कर दिया, क्या कर सॉरी इस इलेक्ट्रॉन ने एक बार और आयनित कर दिया, तो क्या कर दिया, आप इसे अलग अलग हाइड्रोजन बनाइए तो अच्छा लगेगा, है ना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस से आया इनके पास और इसे आयनित कर दिया, इससे H प्लस बना दिए, क्या बना दिए, H प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां से आए और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आए। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा था, ये इलेक्ट्रॉन था धातु वाला इलेक्ट्रॉन। कौन सा था, धातु वाला इलेक्ट्रॉन, जो यहां से निकला, जो यहां से निकला। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये हैं गैस के इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, गैस के इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर हमें इलेक्ट्रॉन मिले कहां से, धातु से भी मिले और गैस से भी मिले। कहां से मिले, धातु से भी मिले और गैस से भी मिले। ठीक है। अब सुनिए, अब इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन ने बनाई एक चेन। क्या बनाई, एक चेन बनाई। और ये चेन, और ये चेन, ये चेन तरंगों के रूप में, किरणों के रूप में एक से दूसरी जगह पहुंची। कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ। और जब ये चेन बनी, इसी चेन को नाम दे दिया हमारे जे थॉमसन ने कैथोड किरणें। क्या नाम दे दिया, कैथोड किरणें। यही है भाई साहब कैथोड किरणें, यही है कैथोड किरणें जिनके बारे में इतनी देर से बात कर रहे थे, कैथोड किरणों से खोज हुई, कैथोड किरणों से खोज हुई। तो यही है वो कैथोड किरणें, यही है वो कैथोड किरणें। बात समझ में आ गई। तो कैथोड किरणें क्या थी, इलेक्ट्रॉन की चेन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की चेन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड किरणों का कण क्या है, तो कैथोड किरणों का कण है इलेक्ट्रॉन। कौन है, कैथोड किरणों का कण है इलेक्ट्रॉन। शिवानी राघव जी, एनसीईआरटी के बिना तो कुछ भी है ही नहीं। एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए, बिना एनसीईआरटी के नीट असंभव है, क्योंकि नीट का मूल मंत्र ही एनसीईआरटी है। ये सबके पास होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए। अपडेटेड मतलब आपके रिसेंट ईयर की होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एनटीए। एनटीए ने आपको जो सिलेबस और पैटर्न दिया है उसके अनुसार आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि नीट में जो कुछ आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। नीट में जो कुछ आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। अच्छी बात है विनय जी, ओल्ड एनसीईआरटी है तो कोई बात नहीं, अगर उसमें कुछ सिलेबस कम या ज्यादा है तो उसे आप नई एनसीईआरटी के साथ कंपैरिजन करके और सिलेबस ऐड कर लीजिए या उसे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी होना चाहिए। सावन चौहान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक कोई भी नहीं, बुक एनसीईआरटी, बुक केवल एनसीईआरटी। आपके पास केवल एनसीईआरटी होनी चाहिए, आपके पास केवल एनसीईआरटी होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम डेटा हम दे देंगे आपको, मैक्सिमम डेटा, पीवाईक्यूज, डीपीपीज, वर्कशीट्स, सब कुछ, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, बात खत्म होती है यहां पर। ये है हमारी कैथोड किरणें। क्या है, कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें क्या हैं, कैथोड किरणें वे किरणें हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से निकल रही हैं, इसीलिए हमने कहा इन्हें कैथोड किरणें। क्या कहा हमने इन्हें, कैथोड किरणें कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार फटाफट से थंब इंप्रेशन दे दीजिए, बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दीजिए। हाँ आप कह रहे हैं वैक्यूम, वैक्यूम बिल्कुल वैक्यूम नहीं किया गया था, बिल्कुल वैक्यूम नहीं किया गया था, प्रेशर बहुत कम कर दिया गया था। बहुत कम, बहुत कम का मतलब देखो, बहुत कम का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल वैक्यूम नहीं, बिल्कुल वैक्यूम तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत कम, कितना, 0.0001 मिलीमीटर ऑफ एचजी, बहुत कम कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैथोड किरणों के गुण के बारे में। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, कंसेप्ट यहां से भी क्लियर होते हैं बहुत सारे, आपको आगे बहुत काम आएगा ये। चलिए बढ़ते हैं। कैथोड किरणों के गुण, पहला
कहां से निकलती हैं? कैथोड से निकलती हैं। कहां से? कैथोड से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? कैथोड से निकलती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती हैं। कंसेप्ट समझ में आया? और भाई जब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रही हैं तो कैसी होंगी? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक? अरे ऋणात्मक होंगी। जब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रही हैं तो ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी? ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अगली बात अब सुनते जाइए। सीधी रेखा में चलती हैं। कैसी होती हैं? चलिए, आवाज चली गई होगी। हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी ना, सेल चेंज करा दी। ठीक ठीक है, चलो वापस लौटते हैं। मैंने आपको क्या बताया? सीधी रेखा में चलती हैं। ये कैसे पता चला कि सीधी रेखा में चलती हैं? तो जब हमारी, मान लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया था कैथोड और ये मैंने लगा दिया यहां पर एनोड। ठीक है, सीधी रेखा में चलती हैं। यहां से निकल रही थी ये। जब यहां पर बीच में कोई हमने वस्तु रखी, जब हमने बीच में कोई वस्तु रखी यहां पर, तो इस वस्तु की छाया बनी। क्या बनी? इस वस्तु की यहां पर छाया बनी। क्या बनी? वस्तु की छाया। और वस्तु की छाया बन रही है, इसका मतलब क्या है? ये वस्तु से टकरा गई और मुड़ी नहीं। वस्तु से टकरा गई और मुड़ी नहीं, इसका मतलब क्या है? ये सीधी रेखा में चल रही है। क्या है? ये सीधी रेखा में चल रही हैं। अगर ये सीधी रेखा में ना चल रही होती तो छाया नहीं बताती। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे पता चला कि हमारी कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, क्योंकि यह वस्तु की छाया बनाती हैं, अपने रास्ते में आने वाले किसी भी वस्तु की छाया बनाती हैं। चलिए अगला पॉइंट, अगला गुण हमारी कैथोड किरणों का। इनमें चुंबकीय गुण होता है। क्या होता है? चुंबकीय गुण होता है। इनमें चुंबकीय गुण होता है। अब ये कैसे पता चला इनमें चुंबकीय गुण होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये कैसे पता चला? तो ये पता चला हमें जब हमने हमारी कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। किससे गुजारा? चुंबकीय क्षेत्र से। देखो, ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड। यहां से जा रही थी हमारी कैथोड किरणें और हमने लगा दिया यहां चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर नॉर्थ लगा दिया, यहां पर साउथ लगा दिया। तो ये जो किरणें थी ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो गई। चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो गई। ठीक है,
क्लास 11 बजे तक, सॉरी 12 बजे तक चलेगी मेरी क्लास, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो गई, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो गई, विक्षेपित हो गई, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो गई, इसमें चुंबकीय गुण होता है। अगली बात क्या है, इनमें वैद्युत, अच्छा चुंबकीय गुण कैसे होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, बताओ जरा चुंबकीय गुण। तुम लोगों ने ऑलमोस्ट 12th पास कर ली होगी, है ना। तो सब लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने लोग मेरे साथ लाए हैं, फटाफट से सब लोग अपने अपने आंसर्स, अपने अपने जो है बातें बताते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इनमें क्यों होता है, चुंबकीय क्षेत्र इनमें क्यों होता है, बताओ फटाफट से। भूपेंद्र भैया, हाँ मेरी क्लास कल भी रहेगी, डेमो क्लासेस कंटिन्यूस रहेंगी मेरी। आपके सारे आंसर्स बता दूंगा मैं। अनिरुद्ध चौधरी जी, नोट्स कैसे बनाने हैं, कहां से बनाने हैं, इसके लिए स्पेशल मैं क्लास रख लूंगा। इस तरह की क्लास में ये सारी बातें डिस्कस नहीं हो सकती है ना, फिर हम अपने कंसेप्ट से भटक जाते हैं। बताइए फटाफट से, मुझे आपका आंसर चाहिए। इनमें चुंबकीय गुण क्यों होता है, इनमें चुंबकीय गुण क्यों होता है? आवेश के कारण नहीं, आवेश के कारण नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अरे इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी क्यों होता है भाई? इलेक्ट्रॉन तो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कहूं तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक वैद्युतीय गुण है ना, इसके ऊपर जो आवेश है ये तो वैद्युतीय गुण है। चुंबकीय गुण क्यों है, चुंबकीय गुण क्यों है, बताओ। चलो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनो ध्यान से। जब भी कोई आवेश, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कोई आवेश, जब भी कोई आवेश, मैं 3 बातें लिखता हूं इसके लिए, आवेश के लिए। अगर कोई आवेश स्थिर है, क्या है? स्थिर है। आवेश 3 चीजें बनाता है हमारे लिए, कितनी? 3 चीजें। जब भी कोई आवेश स्थिर होता है तो ये स्थिर आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है। आवेश स्थिर होता है तो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है, ठीक। दूसरी बात, अगर आवेश एक समान गति कर रहा है, कैसी कर रहा है? एक समान गति। एक समान गति का मतलब न तो वेग बढ़ रहा है न वेग घट रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, एक समान वेग से जा रहा है, उसके पास त्वरण नहीं है, एक समान गति है, तो ये बनाता है अपने आसपास विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तीसरी बात, अगर यही आवेश असमान गति करता है, असमान का मतलब स्पीड इसकी बदलती है, इसके पास त्वरण है, क्या है? त्वरण है। कैसी गति करता है? त्वरित गति। त्वरित गति, या आप इसे कह सकते हैं असमान गति। क्या कह सकते हैं? असमान गति। त्वरित गति या असमान गति करता है तो ये अपने आसपास बनाता है विद्युत क्षेत्र। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। साथ में बनाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और बनाता है अपने आसपास विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय किरणें। क्या बनाता है? विद्युत चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ है, बहुत बढ़िया। EMW, बहुत बढ़िया आकाश जी, ठीक है। क्या बनाता है? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स बनाता है। क्लियर? जब त्वरित गति करता है। तो अब एक बात बताइए, जब मैंने यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को गति कराई है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहा है? एक समान गति। और एक समान गति करने के कारण ये अपने आसपास क्या बना रहा है? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। क्या बना रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबकीय क्षेत्र हमारी इन किरणों का है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हमने बाहर से लगाया है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र जब आमने सामने आएंगे तो क्या एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करेंगे? क्या एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यही कारण है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बनता है? क्योंकि हमारा ये आवेश एक समान गति कर रहा है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। केमिस्ट्री के साथ साथ ये आपको फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगला गुण, चुंबकीय गुण होता है अगला, इनमें विद्युत गुण होता है। तो विद्युत गुण तो है ही है, विद्युत गुण तो है ही, इनमें विद्युतीय गुण होता है, इनमें विद्युतीय गुण होता है। चलिए, विद्युतीय गुण तो है ही, क्योंकि भाई अच्छा ये पता कैसे चला विद्युतीय गुण है? तो अगेन हमने वही काम किया, एक बार फिर से क्या किया हमने? एक बार फिर से वही काम किया। क्या काम किया हमने? ये हमारी कैथोड किरणें, ये जा रही थी हमारी कैथोड किरणें, चुपचाप जा रही थी। हमने क्या किया? यहां पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र लगा दिया। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो ये विद्युत क्षेत्र में भी विक्षेपित हो गई। और अगर आपसे कहा जाए विद्युत क्षेत्र में किधर विक्षेपित होंगी, धन की तरफ या ऋण की तरफ? शिवानी राघव, ठीक है, धन की तरफ या ऋण की तरफ, किधर विक्षेपित होंगी बताओ? किधर विक्षेपित होंगी? तो ये विक्षेपित होंगी धन की तरफ। किधर विक्षेपित होंगी? धन की तरफ विक्षेपित होंगी। किधर विक्षेपित होंगी? धन की तरफ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं में ऋणात्मक होती हैं। इनका खुद का आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इनका खुद का आवेश बहुत बढ़िया, धनावेश की तरफ या धन प्लेट की तरफ, आपसे कह दिया जाएगा धनावेश की तरफ या धन प्लेट की तरफ ये विक्षेपित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये खुद में ऋणात्मक होती हैं। नीट स्प्रिंट सर, आप बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि इनमें विद्युतीय गुण होता है। तो विद्युतीय गुण क्यों है? क्यों है विद्युतीय गुण? क्यों है इनमें? क्यों? क्योंकि ये अपने आप में आवेशित हैं। और कैसी आवेशित हैं? ये ऋणावेशित हैं। कैसी आवेशित हैं? ये ऋणावेशित हैं। और ऋणावेशित हैं तो किधर जाएंगी, किधर झुकेंगी? ये हो जाएंगी धन प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। क्या होती हैं? धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, हो जाती हैं। धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। क्या आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई? चलिए, तो ये हमारी कैथोड किरणों के गुणों के बारे में बात हुई। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। अगर कोई भी डाउट आपको आज की क्लास से मेरा बचा हो, कोई भी डाउट आपको आज की क्लास से मेरा बचा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपको कल वो वापस से रिपीट करा दूंगा और दोबारा से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा, आपको दोबारा से उसे रिपीट कर दूंगा। निश्चिंत रहिए। और समझ में कैसा आया, क्लास कैसी लगी आप लोगों को, मजा आया क्लास में या नहीं, वो भी आप रिव्यूज जरूर दीजिएगा। आपके रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से मेरी आपकी आगे की क्लासेस का इंप्रूवमेंट होगा। अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट, अच्छे से अच्छी आपके लिए नॉलेज, वो सारी इकट्ठी की जाएगी आपके रिव्यूज के बिहाफ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।